कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, उसने एक फैसला लिया कि अब अटारी की बॉर्डर से कोई व्यापार नहीं होगा। तो इसका मतलब पाकिस्तान का व्यापार बाकी बॉर्डरों से तो होगा। अब अटारी के बाद दूसरा बॉर्डर जो बनता है, वो बनते हैं गुजरात के बंदरगाह। गुजरात के सारे बंदरगाहों पर किसका कब्जा है? अडानी का। तो अडानी सेठ जो है इस समय पाकिस्तान में 5,000 करोड़ रुपए का तो बिजली बनाता है, जिसमें अजीत डोभाल के बच्चे भी शामिल हैं। तो उनके हितों पे कोई आँच ना आए, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को दुश्मन देश डिक्लेयर नहीं किया। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो आपदा में भी अपने दोस्तों को याद रखते हैं। अभी वो सऊदी अरेबिया गए थे, वो इसलिए नहीं गए थे कि हिंदुस्तान का कोई भला था। वो इसलिए गए थे कि अडानी और अंबानी के पेट्रोल की सुनिश्चित आपूर्ति कैसे हो, इसके लिए वो वहाँ गए। अमृतसर में पंजाब सरकार को जो रेवेन्यू मिलता है वो बंद हो जाएगा, केजरीवाल की टाट लग जाएगी और आप सरकार को संकट का सामना करना पड़ेगा और पंजाबी लोग जो है बर्बाद हो जाएँगे। मोदी जी के मन में कोई वैर है सिखों के प्रति, पंजाबियों के प्रति। वो इसीलिए अल्पसंख्यक की आड़ में सोचते हैं कि इनके गुरद्वारों की संपत्ति को कब्जा कर लो, पंजाबी भाषा बंद कर दो, पंजाबियों के जो स्कूल है वो बंद कर दो, इनकी संस्कृति और कल्चर को खत्म कर दो और अब सारा व्यापार जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच होगा, वो गुजरात से होगा और गुजरात के व्यापारियों को फ़ायदा होगा। कश्मीर की धरती ज़रूर लाल हुई है, देश के लोगों ने ज़रूर अपने प्रियजन को खोया है। मोदी जी को वोट ज़रूर मिलेंगे, वोटों की फसल अच्छी होगी और इसीलिए सारे संघी खुश हैं कि वाह वाह! हम इन उग्रवादियों के आजीवन ऋणी रहेंगे। इन्होंने भटकती हुई हमारी सरकार को प्राण जीवन दे दिया है, प्राणदायिनी दे दिया है, गुजरातियों को रोजगार दे दिया है, अडानी अंबानी का भंडार भर दिया है। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, पहलगाम अटैक के बाद मोदी जी ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। एक तो कहा पाकिस्तान के सारे नागरिक तुरंत देश छोड़ दें, एम्बेसडर भी देश छोड़ दें, सिंधु जल संधि जो है वो भी बंद कर दें, अटारी बॉर्डर बंद कर दो। सारी चीजें तो मोदी जी ने स्ट्राइक कर दी है सर, और आप मोदी जी को कोसते रहते हैं। तो मोदी जी ने एक एक्शन तो ले लिया पाकिस्तान के खिलाफ, और बाकी छोटा मोटा इनकाउंटर की खबरें भी कश्मीर से आ रही हैं। तो हमने एक तरह से एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो आप बताएं अब आगे का क्या अपडेट है, इन सब से क्या फर्क पड़ने वाला है? मोदी जी के बारे में एक चीज जान लीजिए। पूरे विशुद्ध व्यापारी ये गुजराती है, आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। लोग बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड स्टेट का दर्जा दिया था और दिल्ली से एक बस लेकर गए थे रावलपिंडी, इस्लामाबाद, और उसके बाद क्या हुआ सबको पता है। अब मोदी जी ने भी उसी का रिवर्स जो है वो शुरू कर दिया है। उन्होंने पहला फैसला ये किया कि हम जो है अटारी बॉर्डर से व्यापार बंद कर रहे हैं। अब आप लोग सोचेंगे अटारी बॉर्डर से मोदी जी ने व्यापार बंद कर दिया, पाकिस्तानी तो भूखे मर जाएंगे, ना वहां से कोई सामान आएगा ना यहाँ से कोई जाएगा। लेकिन मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो आपदा में भी अपने दोस्तों को याद रखते हैं। अभी वो सऊदी अरेबिया गए थे, वो इसलिए नहीं गए थे कि हिंदुस्तान का कोई भला था। वो इसलिए गए थे कि अडानी और अंबानी के पेट्रोल की सुनिश्चित आपूर्ति कैसे हो, इसके लिए वो वहाँ गए थे। बीच में वहाँ से यहाँ चले आए। अब यहाँ आते ही जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, उसने एक फैसला लिया कि अब अटारी की बॉर्डर से कोई व्यापार नहीं होगा। तो इसका मतलब पाकिस्तान का व्यापार बाकी बॉर्डरों से तो होगा। अब अटारी के बाद दूसरा बॉर्डर जो बनता है, वो बनते हैं गुजरात के बंदरगाह। गुजरात के सारे बंदरगाहों पर किसका कब्जा है? अडानी का। तो अडानी सेठ जो है इस समय पाकिस्तान में 5,000 करोड़ रुपए का तो बिजली बनाता है, जिसमें अजीत डोभाल के बच्चे भी शामिल हैं। तो उनके हितों पे कोई आँच ना आए, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को दुश्मन देश डिक्लेयर नहीं किया। पाकिस्तान को अगर मोदी जी कहते हम इसके साथ युद्ध में हैं और पाकिस्तान को हम युद्ध के कारण से अपना दुश्मन देश मानते हैं, तो सारे व्यापार बंद हो जाते। और एमिनेमी प्रॉपर्टी एक्ट है हिंदुस्तान में, वो बड़ा महत्वपूर्ण एक्ट है। जब पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो रही थी 1962 में, उससे पहले भी, तो जो लोग अपनी प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, उन सबकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी। अब अगर मोदी जी पाकिस्तान को दुश्मन देश करार दे दें, तो अडानी, अंबानी और ये बाकी जो लोग हैं जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अपनी प्रॉपर्टी रखते हैं,
ये सारी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी हो जाएगी, जब्त हो जाएगी, कस्टोडियन के पास चली जाएगी। तो मोदी जी ने क्या किया, एक तीर से 4 शिकार किए। पहला तो ये किया कि अमृतसर से कोई व्यापार नहीं होगा। तो अमृतसर में पंजाब सरकार को जो रेवेन्यू मिलता है वो बंद हो जाएगा, केजरीवाल की डाँट लग जाएगी और आप सरकार को संकट का सामना करना पड़ेगा और पंजाबी लोग जो है बर्बाद हो जाएँगे। मोदी जी के मन में कोई वैर है सिखों के प्रति, पंजाबियों के प्रति। वो इसीलिए अल्पसंख्यक की आड़ में सोचते हैं कि इनके गुरुद्वारों की संपत्ति को कब्जा कर लो, पंजाबी भाषा बंद कर दो, पंजाबियों के जो स्कूल है वो बंद कर दो, इनकी संस्कृति और कल्चर को खत्म कर दो और अब सारा व्यापार जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच होगा, वो गुजरात से होगा और गुजरात के व्यापारियों को फ़ायदा होगा। तो ये बात पहले आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। अटारी बॉर्डर को बंद करना मोदी जी का एक बड़ा सोचा-समझा, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, वैसा कदम है। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि हम सिंधु पानी नदी का पानी बंद कर देंगे, झेलम का पानी है, इस तरह की जो संधियाँ हैं, इनका इतिहास पढ़ लेना चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने समझौता कराया था, तब हिंदुस्तान के तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उसपे साइन किए थे। अब अगर आप पानी और ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज़ को लेकर ये तय करते हैं कि हमें राजनीति करनी है, तो आप एक ऐसा पंडारा बॉक्स खोल रहे हैं कि कल को चीन कहेगा ब्रह्मपुत्र पे मैंने बाँध बना लिया, मैं तुम्हारा पानी बंद कर दूँगा। फिर मोदी सरकार क्या करेगी? फिर मोदी सरकार हाय-हाय करेगी कि जी हमारे साथ ये क्या होता है। वास्तव में जो समस्या है उसकी जड़ को आप समझो। जड़ क्या है? मोदी जी को बड़ा शौक है बड़ी-बड़ी डींग हाँकने का। एक डींग तो वो बड़ी हाँकते हैं कि कश्मीर में नॉर्मल-सी आ गई है। आप जाकर वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं। और एक इनके मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, वो पंजाब और हरियाणा के लोगों को कहते थे अब धारा 370 हट जाएगी, तो हरियाणा का नौजवान कश्मीरी दुल्हन ले आएगा। अब हरियाणा में दुल्हनों का बड़ा अकाल है। अभी तक तो ये होता था बेचारे पूरब से, बिहार से लड़कियाँ खरीद कर लाते थे, शादी हो जाती थी। अब उनको सब विभाग दिखा दिया कि कश्मीर की लड़कियाँ आपके घर की दुल्हन बनेंगी। बेचारों ने खट्टर साहब को दबा-दब, दबा-दब, दबा-दब को वोट दिए। अब सैनी साहब को भी दे दिए। अब आप देखिए सरकार कैसी संकट में है। इनकी बुद्धि खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई? अग्निवीर अगर लड़ाई लड़ता हुआ मारा जाएगा, तो उसको राजकीय सैनिक सम्मान नहीं मिलेगा। अब एक विनय नरवार नाम का लेफ्टिनेंट जो कि हरियाणा का रहने वाला है, उसकी जो है, जो कल परसों गोलाबारी हुई, उसमें उसको गोली लगी और उसके प्राणों का बलिदान हो गया। इस तरह के जघन्य अपराध की हर आदमी को निंदा करनी चाहिए। लेकिन जो प्रोसीजरल क्वेश्चन है, वो तो खड़े रहते हैं। उनसे आप कैसे बचेंगे? भाई विनय नरवार जो था, वो एक नौसेना में लेफ्टिनेंट था। 16 अप्रैल को उसकी शादी हुई थी। अपनी पत्नी के साथ वो हनीमून मनाने पहलगाँव में उस समय मौजूद था जब गोली चली। वहाँ गोली चली और वो मर गया। तो छुट्टी पे मरे हुए किसी सैनिक अधिकारी को क्या आज तक सैनिक सम्मान दिया जा सकता है? जो सेना की टुकड़ी जो है, दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़ी हो गई, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चली गईं और सैन्य सम्मान से उसका जो है अंतिम संस्कार किया गया। तो ये जो है एक तरह से किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट चमक-दमक दिखाने के लिए किया गया और बाकी जो लोग मरे, आईबी का एक अफ़सर मर गया, जो बेचारा हैदराबाद से आया था और वो एलटीसी की छुट्टियाँ मना रहा था। अब उसका नाम जो था मनीष रंजन था, उसको ऐसा कोई सम्मान नहीं मिला। वो सेक्शन ऑफिसर था, गजेटेड ऑफिसर था, तो उसको भूल गए मोदी जी। और आप देखिए कि पूरी की पूरी कार्रवाई में किसी भी शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। जब पोस्टमार्टम नहीं होगा तो उसको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा।
एक्स ग्रेशिया मैंने कल भी कहा था, आज उमर अब्दुल्ला ने अनाउंस किया कि जो लोग मरे हैं, उनको राज्य सरकार 10 लाख रुपए देगी। ये उनकी दयानतदारी है। लेकिन क्या केंद्र सरकार ने कोई ऐसी अनाउंसमेंट की? मोदी जी चाहते तो कह सकते थे कि हर मृतक को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा, हर घायल का सारा सरकार इलाज कराएगी। लोगों को वहां से लाने के लिए सरकार ने व्यवस्था नहीं की है। ट्रेन की व्यवस्था नहीं है, हवाई जहाज की व्यवस्था नहीं है। लोग बेचारे बच्चों के साथ एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर मारे-मारे फिर रहे हैं। 63,000 का टिकट, 38,000 का टिकट, 40,000 रुपए का टिकट। जिसपे पैसे नहीं होगा वो कैसे आएगा? सरकार ने उनकी मदद नहीं की कि हम तुम्हें भारत सरकार के खर्चे पर आपके डेस्टिनेशन पर पहुँचाएँगे, क्योंकि आपको जो सुरक्षा देने की ज़िम्मेदारी भारत सरकार की थी, भारत सरकार उसे पूरा नहीं कर पाई। अब एनडीटीवी ने एक वीडियो जारी की है जो मौके वारदात की है, जिस समय गोलियाँ चल रही थी। वहाँ पर उस मैदान में आप देखिए कि खैरसन के उस मैदान में एक पुलिस पोस्ट बनी हुई है और उस पुलिस पोस्ट पर जवान या सेना के लोग खड़े होकर जो है वहाँ रक्षा करते थे। वो कहाँ थे? वो नहीं थे। और जिस दूरी से दिखाया जा रहा है कि जो हमलावर थे और जो लोग थे, वो बेचारे नीचे बैठे हैं, वो खड़ा हुआ है, वो उन्हें गोली मार रहा है। औरतों ने, जो बची हुई औरतें हैं, उन्होंने कहा पहले गोली चली, फिर उनको बाद में सिखाया गया। ये कहो जी हमारा धर्म पूछा गया। जिस ढंग से गोली चल रही है, उसने आया और गोली मार दी। भाई 15 मिनट में अगर आप 50 लोगों को गोली मार देते हैं और अलग-अलग सॉर्टेड जगह लोग बैठे हैं, लोग एक बाड़े में नहीं थे, एक लाइन में नहीं थे, तो वो जाने में भी टाइम लगता है आदमी को। तो एक नैरेटिव पहले तय किया गया, सारे मीडिया को बताया गया, उन लोगों को सिखाया गया कि ये कहो जी हमारा धर्म पूछा। फिर कहा जी, कुछ लोगों को कहा तुम अपनी पैंट उतार के दिखाओ। एक भी लाश जिसकी पैंट उतरी हुई है, आपको नहीं मिलेगी। पैंट उतार देगा आदमी और गोली चल रही हो तो उसकी हिम्मत नहीं है अपनी पैंट बांध दे, पजामे का नाड़ा बांध दे, फिर वो नंगा ही होगा। तो इन शवों का पोस्टमार्टम होता तो सारी बात पता चलती। शवों का पोस्टमार्टम नहीं कराया, जल्दी से ताबूत बनवाए और उनको लादा और उनको सरकार ने जरूर फ्री खर्चे से भेज दिया। ये दयानतदारी जरूर दिखाई। यानी कि सबूत मिटाने में मोदी सरकार को इतनी जल्दी क्या थी? पुलवामा में सबूत मिटाए, आतंकवादी हमला होता है, सरकार का काम है एफआईआर दर्ज करे, उसके लिए आईओ अपॉइंट करे, उसके बाद उस पूरे जो सीन होता है जहाँ पर घटना हुई है उसका पूरा वीडियोग्राफी हो, पूरा उसकी जांच हो। आरजी कार हॉस्पिटल में जिस लड़की के साथ बंगाल में रेप हुआ, वहाँ क्या आरोप था उस पे? आरजी कार के प्रिंसिपल पे आरोप था कि भाई तूने क्राइम सीन क्यों मिटा दिया? अब मोदी सरकार ने क्राइम सीन रात-रात भर में गायब कर दिया। क्यों कर दिया? जो वजह उस प्रिंसिपल की थी, जिसके लिए उसको सज़ा मिली, वही वजह यहाँ थी। अब फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला की सरकार नहीं है। बहुत लोगों को लगता है जी वहाँ चुनी हुई सरकार है। वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मोदी जी का आदमी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मोदी जी के इशारे पे काम करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की कोई हैसियत नहीं है। वो एनएसए को रिपोर्ट करता है, वो अमित शाह को रिपोर्ट करता है, वो होम सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है, वो मोदी जी को रिपोर्ट करता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आधे टाइम जो है दिल्ली रहता है, चौथाई टाइम जो है अपना गृह प्रदेश देवरिया, उत्तर प्रदेश वहाँ रहता है। थोड़े समय के लिए जब साइन करना होता है, तब वो श्रीनगर पहुँच जाते हैं। तो आप समझिए, जहाँ जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, वहाँ की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार की है। वहाँ का डीजीपी दिल्ली पुलिस के डीजीपी की तरह है। और डीजीपी की तरह क्यों है? क्योंकि जब कश्मीर को बाँटा गया और उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए,
तो वहाँ पर आईएएस और आईपीएस में एक भगदड़ सी मच गई। भगदड़ ये मच गई कि उनका जो कैडर है वो चेंज हो गया, यूटी कैडर हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं एजीएमयूटी कैडर। और सब अफ़सरों ने कोशिश की, आईएएस ने, आईपीएस ने, कि वो अपने लिए, क्योंकि उनकी सीनियरिटी और उनकी प्रमोशन कई चीज़ें बड़ी इफ़ेक्टेड होती हैं। अब मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें कोई व्यक्ति डीजीपी बन पाए, चीफ सेक्रेटरी बन पाए, होम सेक्रेटरी बन पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी को जो आदमी पसंद है, उसको कहेंगे आजा। मद्रास में होगा वहाँ से बुला लेंगे, तमिलनाडु में होगा वहाँ से बुला लेंगे, श्रीनगर में होगा वहाँ से बुला लेंगे, कहेंगे तू बन गया डीजीपी। और रिटायर नहीं करते मोदी जी। होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, कैबिनेट सेक्रेटरी, कोई अभी तक बेचारा रिटायर नहीं हुआ है। कहीं न कहीं उनके लिए जगह खोज ली जाती है कि मरने तक तुम्हें सरकारी पद पे रहना है। ईडी के डायरेक्टर मिश्रा जी को पीएमओ में नियुक्त कर लिया। रिजर्व बैंक के गवर्नर रिटायर हुए, उनको कहा बेटा कहाँ जा रहा है, तू पीएमओ में आ जा। रिटायर क्यों नहीं करते? तो मेरी एक बड़े नौकरशाह से बात हो रही थी, मैंने भाई तुम्हें रिटायर क्यों नहीं करते? उसने कहा जी रिटायर होते ही ये चोंच खोल देंगे, बोल देंगे सच। तो इनको मरने तक, आखिरी सांस तक, जब तक आईसीयू में भर्ती नहीं हो जाएंगे, तब तक ये पद पर बने रहेंगे। और पद पे बने रहेंगे तब तक इनकी आवभगत होती रहेगी। और जैसे ही ये पद से छूटे, इनके साथ क्या होगा, जैसे राम मंदिर के सत्येंद्र दास जो थे ना मुख्य प्रमुख पुजारी, जब वो मर गए अभी कुंभ के दौरान, प्रयागराज में कुंभ के दौरान, तो उनको पकड़ा, उनकी गठरी बनाई और नाव से धकेल दिया, धक्का दे दिया, ले भाई ले ले अपनी जल समाधि। तो मोदी जी जो है, जो कह रहे हैं ना, आतंकवादियों को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी कल्पना नहीं की होगी। अरे मोदी जी तो अपने प्रिय लोगों को ऐसी सजा देते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होती। और ये जो आतंकवादी हैं, ये बड़े खुश नहीं हो। ये मोदी है, घर में घुस के मारता है। याद है ना, बालकोट हुआ था, मोदी जी, सारा मोदी मीडिया बता रहे हैं बालकोट हुआ था, मोदी जी ने जो है पूरा बदला लिया था। किया क्या था, हवाई जहाज भेजे, हवाई जहाज हमारा वहां गिर पड़ा, अभिनंदन को पाकिस्तानी फौज ने गिरफ्तार कर लिया। फिर हमारी फौजों ने बताया कि हमने F-16 जो कि पाकिस्तान का हवाई जहाज था उसे गिरा दिया। उसकी जांच चली, मैंने तब भी कहा था उनका कोई जहाज नहीं गिरा। बाद में पता अपना MI प्लेन था वो गिरा दिया, 7 लोगों की मौत हो गई, भारत के लोगों की। बाद में उनका कोर्ट मार्शल चला और जो जिम्मेदार अफसर थे वो अब सजा भुगत रहे हैं। लेकिन मोदी जी का नैरेटिव किसी भी भक्त से पूछ लो, बालकोट में क्या हुआ, कहेंगे जी हजारों आदमी मार दिए, 200 मोबाइल बंद हो गए, 200 मोबाइल बंद हो गए। अब देखिए पहलगांव में 200 मोबाइल चल रहे थे, 2000 मोबाइल चल रहे थे, आपको कोई खबर नहीं मिलेगी, ढूंढते रह जाओगे। ये मोदी जी का ऐसा चमत्कार है, पहले कहानी लिखी जाती है फिर उसे सही से दिखाया जाता है। दूध का दूध, पानी का पानी होना तो आपने सुना होगा। मोदी जी तो वो बला है जो शीशे से पत्थर को तोड़ दें। तो इसलिए सारा मोदी मीडिया लगा हुआ है। मोदी जी बड़े चिंतित हैं, मोदी जी ने अमित शाह से बात की, अमित शाह को कहा तुम जो है कश्मीर जाओ। ये ऐसी है जैसे मैं कहूँ मैंने अपनी बीबी को कहा पानी लाओ, मुझे खाना खिलाओ, मेरे कपड़े धो, मेरे कपड़े प्रेस करो, अब मैं बाहर दफ्तर जा रहा हूँ, टाटा करो, बाय बाय करो। अरे इसमें कौन सी अजीब बात हो गई? मोदी जी अगर ये कर रहे हैं तो इसका मतलब मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। एक स्टेट्समैन को स्टेट्समैन की तरह बर्ताव करना चाहिए। ये नहीं कि वेंस आ गया तो उसके बच्चों को खिला लिया, एलन मस्क मिल गया तो उसके बच्चों को खिला लिया, अंबानी के घर बच्चा पैदा हो गया तो उसको खिला लिया, अंबानी के यहाँ शादी हुई तो वहां चले गए। अरे मोदी जी को वक्त ही कब मिलता है देश और दुनिया के बारे में समझने का? कोई नहीं वक्त है। मोदी जी फाइलें नहीं पढ़ते। मैंने कई बार आरटीआई लगाई है, उन आरटीआई का ना तो जवाब आता है ना उनका आता पता चलता है। सारी किसी कुएं में, अंधे कुएं में जाके गुम हो जाती हैं। हम भी बेशर्म हैं।
हम भी लगाते रहते हैं। लेकिन उसका एक फ़ायदा होता है, वहाँ से कोई ना कोई व्यक्ति हमारे को मिलने आ जाता है। कहते हैं, "रविंद्र जी, आप आरटीआई लगाते हो, होता तो कुछ नहीं।" मैंने कहा, "भाई तू आ गया, यही बड़ी बात है। हमें तो अंदर की खबर चाहिए, तू दे देगा। दोस्ती हो जाती है, खबर दे देते हैं, बता देते हैं और ऐसी-ऐसी बात बताते हैं जो आरटीआई से तो पता नहीं चलती।" तो आप समझिए ये जो पूरा का पूरा गोदी मीडिया लगा था, कश्मीर में जाकर कश्मीरियों को धमकाने की कोशिश कर रहा था। कश्मीर के लोगों ने कहा, गोदी मीडिया मुर्दाबाद। इनकी नारेबाज़ी की, जनता की भीड़ में जाने की इनकी हिम्मत नहीं है और इनको बताते हैं वो कि भई तुम जो हो हिंदू मुसलमान करने वाले हो। अब पूरे देश में एक बात कही जा रही है, उन्होंने पूछा कि तुम हिंदू हो? तो गोली मार दी। अरे किसी दंगे में मरते ही लोग ऐसे हैं। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को मारते हैं, तभी तो दंगे हो रहे हैं हिंदुस्तान में। कभी हिंदू पूछ के कार मारते हैं, कभी मुसलमान पूछ के मारते हैं, कभी सिख पूछ कर मारते हैं और मारते इसीलिए हैं, कभी भी किसी बड़े नेता को नहीं मारा। या तो पहलगाँव में आप समझते कि कोई ऐसा आदमी मर जाता जो वीआईपी होता, वीवीआईपी होता, तो हम मानते जी टेररिस्ट थे। भई ये कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा दरिया-दिली और बहादुरी की ज़रूरत नहीं है कि सोते हुए मज़दूर को मार दिया, पति-पत्नी हनीमून मनाने आए उनको मार दिया। डूब मरने वाली बातें होती हैं। सरकार उसका जो है फ़ायदा उठाती है। अब मोदी जी ने क्या किया, सीधे चले गए बिहार और नीतीश कुमार कह रहे हैं मैं स्वागत करता हूँ। अरे डूब मरो, घर में लाशें पड़ी हैं, अभी तक उनको जला ही नहीं गया है, उनकी अभी 13वीं नहीं हुई है, वो स्वागत कर रहे हैं और ये स्वागत करा रहे हैं, हँस रहे हैं, हमें वोट दो। ये वोट के गिद्ध हैं। मोदी जी डाल पे बैठे हुए लाशें गिनते हैं। कश्मीर की धरती ज़रूर लाल हुई है। देश के लोगों ने ज़रूर अपने प्रियजन को खोया है। मोदी जी को वोट ज़रूर मिलेंगे, वोटों की फसल अच्छी होगी और इसीलिए सारे संघी खुश हैं कि वाह, वाह! हम इन उग्रवादियों के आजीवन ऋणी रहेंगे। इन्होंने भटकती हुई हमारी सरकार को प्राण जीवन दे दिया है, प्राणदायिनी दे दिया है, गुजरातियों को रोजगार दे दिया है, अडानी अंबानी का भंडार भर दिया है। जय 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 आतंकवाद। बहुत शुक्रिया सर। आज तो आपने कुछ ज्यादा ही मोदी जी को कटाक्ष कर दिया है, तो जनता से अपील है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, इसकी कटिंग शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर अगर आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया, फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिएगा और जहां पर भी देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी सर के साथ, तब तक